Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहला सवाल नम्रता का है। माई क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू। प्रशांत जी ध्यान दीजिए। विच वन इज द फर्स्ट बुक यू रेड विच मेड एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? पहली किताब जिसने आपके जीवन पर गहरा असर डाला, बताइए। देखिए, मुझे अगर मैं पहली किताब जो मैंने पढ़ा वो बताऊं तो मैं भी उन रीडर्स में से था जिसने चेतन भगत की किताब उठा के पढ़ाई की, लेकिन जिसने मेरी जिंदगी में कुछ प्रभाव डाला था वो था मैक्सिम गोर्की की लिखी हुई किताब माँ, मदर, जो रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसका बड़ा प्रभाव रहा और मुझे लगा उसने मुझे मोटिवेट किया कि सिर्फ मूवमेंट नहीं, कि लोगों की एकजुटता, लोगों का आंदोलन कितना मजबूत होता है और उसकी क्या भूमिका होती है हमारे समाज में। और समाज, हम इंसान हैं और हम सामाजिक हैं ही, तो ये मेरे ज़िंदगी में एक बहुत अहम भूमिका निभाई इस किताब में। मैंने बहुत ही शुरुआती दौर में एक किताब पढ़ी थी, कोर्स की किताबों से इतर, निर्मला प्रेमचंद की, तो वो मुझे दिलचस्प लगी थी। मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तब। लेकिन अगर एक मुकम्मल किताब और उसके असर के तौर पर बात करूं तो 2 किताबों ने मेरे ऊपर बड़ा जादुई असर किया था। पहली किताब थी काशी का 80। अच्छा। मतलब मैं ग्रेजुएशन में था, मैथ्स के रजिस्टर में रख के पढ़ रहा था। मैं चकित था कि ये भी साहित्य है, ये जो लंतरानी हो रही है, जो भाषा है और उसके पीछे का जो गूढ़ दर्शन है कि देख तमाशा लकड़ी का, और वो कबीर तक जाती है बात। सो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही रिफ्रेशिंग चीज़ है, बिल्कुल कारा टूट गया। और दूसरा, जब मैंने गैब्रियल गार्सिया मार्केज का 100 Years of Solitude पढ़ा, एकांत के 100 वर्ष, हिंदी में अनुवाद था, सौम्या सुरभि गुप्ता CFL हैदराबाद में है, उनका अनुवाद, तो वो भी एक अद्भुत दुनिया थी, जादुई यथार्थवाद की दुनिया। फिर विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ा तो उसमें भी एक अलग दुनिया, नौकर की दीवार में खिड़की रहती थी मैं, तो वो शुरुआती किताबें थी जिन्होंने बहुत असर डाला। मुझे भी बहुत पसंद है काशी का 80, क्योंकि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा और काशीनाथ सिंह अक्सर आया करते थे, डिपार्टमेंट से ही थे बट हमारे समय में भी आकर बोला करते थे। और 80 की जो अरे वो अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत वो नहीं, इनफैक्ट वो माहौल ही बड़ा अद्भुत होता है जो 80 घाट पर होता है। तो एक सवाल इसमें और भी नत्थी है नम्रता का। क्वेश्चन टू सौरभ सर, हैड यू एवर कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मेनी बुक्स यू हैव रेड, लाइक अ नंबर काउंट? नहीं नम्रता जी, ऐसा तो ना कोई हिसाब है, ना कोई हिसाब रख पाऊँगा। पर जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारी पत्नी हमको इस बात की इजाज़त दें कि हम 2 किताबों की अलमारियाँ और ख़रीदना चाहते हैं, सब भर गई हैं, तो किताबें नीचे रखी रहती हैं। तो अगर आप लोग सब लोग कहेंगे हमको परमिशन मिल जाएगी। वो कहती हैं जगह नहीं बची है, और हम कहते हैं कि भाई किताबों के लिए जगह निकालेंगे हम लोग, कहीं थोड़ा सरक वरक के रह लेंगे। तो कोई हिसाब नहीं है, रखना भी नहीं चाहता हूँ। अगला सवाल अभिनव आनंद का है। क्वेश्चन टू सौरभ भैया, एज बंगाल इलेक्शन कैंपेन हैज बिगन, एनी बुक टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड राइज ऑफ बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, एंड हाउ डू यू फील अबाउट हिम एज अ पॉलिटिशियन एंड CM? मेरे साथी प्रशांत मुखर्जी इज बेस्ट सूटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। Is there any specific book on बुद्धदेव भट्टाचार्य जी? No, not really। मतलब सिर्फ बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को या समझना चाहते हैं तो मुश्किल है। लेफ्ट के उभार पर कोई किताब बंगाल में? हरिकिशन सिंह सुरजीत की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर बिल्कुल आपको थोड़ी बाइनरी दिखेगी लेफ्ट को लेकर। वो तो जब कोई कॉमरेड लिखेगा तो इनफैक्ट इरफान हबीब को भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, उन्होंने भी इस पे लिखा है। और रीसेंट ट्रेंड्स पे आपको बहुत किताबें मिलेंगी, स्निग्धेंदु ने लिखा है, स्निग्धेंदु, हाँ बिल्कुल, हाँ उसमें जिक्र मिलेगा। लेकिन अगर आप बुद्धदेव के रेजिम को ठीक तरह से पढ़ने, क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज्ड रेजिम रहा है वो, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम है। बाकी हरिकिशन सिंह सुरजीत, मुझे लगता है कि आपको उनकी किताब पढ़नी चाहिए इस बंगाल के ऊपर। अगला सवाल श्रेयांक शुक्ला का है। माय क्वेश्चन सौरभ, क्या आपने सुधाकर शुक्ला की किताबें पढ़ी हैं? बहुत ही सुंदर काम किया है उन्होंने संस्कृत के जगत में। अगर कभी समय मिले तो उनकी कसक और देवदत्तम ज़रूर पढ़िएगा।
श्रेयांक, आपके सुझाव के लिए शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा पढ़ने की। निखिल का सवाल है, माई क्वेश्चन इज दैट क्या अब भी पुदुचेरी और दादर जैसे यूटीज की ज़रूरत है? क्या अब कच्छ, बोडोलैंड जैसे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वाली जगहों को यूटी नहीं बनाना चाहिए? इंटरेस्टिंग सजेशन, बट बोडोलैंड की अगर बात करें तो चूंकि उसके साथ बहुत सारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जुड़ी है, आप यूटी बनाते हैं और उसमें रिप्रेजेंटेशन उन कम्युनिटीज़ को कैसे देखते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। बट यस, इस पे एक डिबेट होनी चाहिए कि जो भी स्ट्रेटजिक जगहें हैं वहाँ पे सेंटर का कंट्रोल रहे या स्टेट का। बट लेट मी टेल यू दिस कि स्टेट में भी जो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे सेंटर का कमांड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो वो आंध्रा के स्टेट में आता है, लेकिन जो उसकी प्रोमिनेंट जगह वो नेवी के कंट्रोल में रहती हैं। और बाकी इस पर मैं अपने साथी निखिल, आपका नाम है निखिल वाट, से गुजारिश करूँगा कि वो रखवाले में इस विषय पे विस्तार से बात करें। लक्ष्य सक्सेना का सवाल है अगला, कि एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पंडित नेहरू पीएम नहीं बनते, कोई और लीडर बनता, जैसे सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो क्या फिर भी प्राइम मिनिस्टर्स की फैमिली कब्जे में रहती गांधी नेहरू परिवार की? आई डोंट थिंक सो। अगर नेहरू के अलावा कोई और बनता तो जिस तरीके का स्टैंडिंग इंदिरा गांधी को मिला, देखिए इंदिरा गांधी एक बाल स्वयंसेवक के तौर पर, हालांकि कांग्रेस में स्वयंसेवक वर्ड यूज़ नहीं होता है, वानर सेना हो कुछ भी हो, कांग्रेस के साथ जुड़ी रही थी। लेकिन सब जानते हैं कि 1950 के आखिरी के दशक में जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो उसमें नेहरू का कितना वज़न था और ख़ुद इंदिरा गांधी का कितना संगठन के लिए परिश्रम था, वो बहुत क्लियर डिमार्केशन दिखता है। तो अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते, कोई और बनता, तो नेहरू गांधी परिवार का वैसा तो होल्ड नहीं ही दिखता। खासतौर पे जिस तरह से एक फैमिली लिमिटेड कंपनी बन गई कांग्रेस पोस्ट 70s, वो नहीं दिखता। अगला सवाल उज्ज्वल मिश्रा का है, करेंटली आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन है? उज्ज्वल मिश्रा, पत्रकारों को नेताओं को पसंदीदा नहीं बनाना चाहिए, जनता को पसंदीदा रखना चाहिए, इसलिए मेरा कोई पसंदीदा नेता नहीं, सबकी खूबियां और खामियां हैं जो हमें दिखती रहती हैं। आपका भाई साहब कोई पसंदीदा नेता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। आशुतोष गोयल, विल इट बी हार्मफुल फॉर कांग्रेस टू अलाई विद लेफ्ट इन बंगाल एंड अगेंस्ट इन केरला? ये बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है कि आप केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, बंगाल में साथ लड़ रहे हो, तो वो क्या होता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है? मतलब वहां पे सीताराम येचुरी जाएंगे, कहेंगे कि लेफ्ट और कांग्रेस को वोट दो, और केरल में जाएंगे कहेंगे कांग्रेस बुरी है, हमको वोट दो। हाँ, देखिए ये बड़ा दिलचस्प मामला है। त्रिपुरा, सबसे पहले त्रिपुरा देखते हैं। त्रिपुरा में आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब सीपीएम की सरकार होती थी, प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। केरल के अंदर जब सरकार, प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन है? कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस पैदा हुई, उससे पहले भी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस। ऐसे में लेकिन सत्ता जब 2004 में यूपीए 1 आई तो एक्सटर्नल सपोर्ट सीपीएम ने दिया। तो ये देखिए पॉलिटिक्स में ना सब कुछ पॉसिबल होता है। आज लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है बंगाल में। दोनों साथ जाएंगे तो कुछ पॉकेट्स जो मैं बता रहा था आपको, उत्तर दिनाजपुर से लेकर मालदा मुर्शिदाबाद, जहां भी उनका कुछ प्रभाव बचा हुआ है, या जो इंडिविजुअल लेफ्ट नेताओं का प्रभाव बचा हुआ है, या एक और चीज कांग्रेस के लिए बंगाल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस एक्चुअली लेफ्ट के बदौलत, क्योंकि लेफ्ट कार्डर बेस्ड पार्टी थी, उनके वोट के बदौलत कांग्रेस वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। आशुतोष आपके सवाल को उल्टा कर देते हैं, इज इट हार्मफुल फॉर लेफ्ट टू अलाइन विद कांग्रेस इन बंगाल? दैट विल बी अ बेटर क्वेश्चन। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। केरल के अंदर जो पॉलिटिकल वोटर है वो जानता है बहुत अच्छे से कि उसको कहाँ जाना है और किसको वोट करना है, उसको उस मतलब सोशल बेस से वोटर बना हुआ है बिल्कुल केरल के अंदर। बंगाल के अंदर तो मामला ही अभी दूसरा है, पोलराइजेशन का मामला है पूरा। चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिफारिश। प्रशांत, इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि वो क्या पढ़ सकते हैं, क्या देख सकते हैं। क्या है आपकी सिफारिश, रेकमेंडेशन? अभी आप यूं पूछ रहे हैं मुझसे तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। चलिए आप अपने हिस्से का सोच लीजिए। मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की है, आमोद कंठ, काफी डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर रहे हैं,
84 के दंगे, राजीव गांधी की हत्या की जांच, इन सब मसलों पर काम किया है उन्होंने। तो उनकी ये किताब है जो मुझे लग रहा है कि सीरीज़ में आएगी, क्योंकि इसमें लिखा है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, पुलिस डायरीज बुक 1, कम्युनल कलर्स एंड पॉलिटिकल असैसिनेशंस 1980 to 1991। तो ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है कि एक फिक्टिशियस जर्नलिस्ट हैं जो इनसे सवाल पूछ रही हैं और वो जवाब देने के क्रम में अपनी डायरीज पलट रहे हैं। तो इसमें 1984 राइट्स, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, ट्रांजिस्टर बॉम्ब का दौर चला था वो, नानावती कमीशन, ललित माकन का यहाँ पर मर्डर हुआ था, जनरल वैद्या का पुणे में मर्डर हुआ था, वो सब चीज़ें, भिंडरावाले टाइगर फोर्स के ऑपरेशन, राजीव गांधी असैसिनेशन की भी जांच में जुड़े रहे थे, इन सब के बारे में। इट्स लुक्स लाइक अ गुड रीड। तो मैं ये किताब आपको रेकमेंड करूँगा। इसे ब्लूम्सबरी ने छापा है। यस, ये लोगो तो ब्लूम्सबरी का ही, यस, ब्लूम्सबरी इंडिया ने छापा है। और मेरी सिफारिश अभी बोलते हुए अब मेरे दिमाग में आ गया, अभी जस्ट मैंने ख़त्म की है वो किताब, एज ऑफ पैंडेमिक्स, चिन्मय टुम्बे की किताब है। और सब बड़ा अच्छा किया आपने पढ़ ली। उनके इंटरव्यू के लिए बड़े दिनों से दरख्वास्त आई, अब आप उनका एक आधे घंटे का इंटरव्यू। जी आप जरूर कर सकता हूँ। मैं वो बुक आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मतलब हमें पैंडेमिक एक ऐसा शब्द था हमारे लिए जो अचानक से आया, और उसको मतलब पैंडेमिक्स कैसे हुए हैं दुनिया भर में, कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन सरवाइव किया है, कैसे मतलब पहले तो बहुत ज्यादा होते थे इस तरह की चीजें, तो कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन सरवाइव करते हुए इमर्ज कर पाया है। और हमने भी कोविड का कुछ हद तक तो मुकाबला कर ही लिया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम वापस स्टूडियो में बैठ के अब कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, मतलब इकोनॉमीज भी धीरे धीरे फंक्शन करना शुरू की हैं दुनिया भर में। तो मुझे लगता है आपको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, समझने के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन को, डिजीजेस को समझने के लिए, और पहले किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने डिजीजेस के साथ डील किया है, और करेंटली हम, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस किताब के बारे में लगी कि टाइमली है, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय से आई है किताब, पब्लिशर मुझे याद नहीं है कि मैंने वो तो जनता, चिन्मय टुम्बे की किताब है एज ऑफ पैंडेमिक्स, जनता गूगल कर लेगी। कोई फिल्म भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे? इसमें बड़ा ही कच्चा हूं मैं इस मामले में, क्योंकि मेरी एक बीमारी है, मैं देखने के बाद अक्सर फिल्में भूल जाता हूं, किताबें याद रहती हैं। ये एज ऑफ पैंडेमिक हार्पर कॉलिंस ने छापी है ना, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर ये वही किताब है, एज ऑफ पैंडेमिक्स, ये 1870 से 1920 के दौर की किताब है, हाँ, हार्पर कॉलिंस ने छापी है। चलिए, और देखने के लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ सुझाव नहीं दे पाऊँगा। मैं तो कसरत करते हुए वाइकिंग्स देख रहा हूँ, 5वें सीज़न पे पहुँच गया हूँ। तो वो सवाल अभी भी घूम रहा है कि लागर्था जिंदा रहेंगी या मरेंगी, और बियॉन्ड आयरन साइड का क्या होगा। आप कौन सी सीरीज़ देख रहे हैं बताइए, क्योंकि मेरी वाइकिंग ख़त्म होने वाली है और मुझे इसी तरह की सीरीज़ की दरकार रहती है जो थोड़ी सी हिस्टोरिकल हो, जिसमें एक्शन हो और क्रॉस ट्रेनर पर दौड़ते हुए आप। एक सजेशन मैं देना चाहूंगा जाते जाते, माइंड हंटर एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, जॉन डॉगलस की नॉवेल पर बेस्ड है, जो किताब थी, तो उसे देखिए। काफी चर्चे सुने हैं मैंने, काफी चर्चे, और मैं मतलब स्पॉइलर नहीं दूंगा, बिल्कुल मत आप देखिए और बताइए, जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। नेता नगरी का ये एपिसोड, ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खूब अध्ययन अध्यापन करिए, मित्रों के साथ समय बिताइए, बढ़िया भोजन करिए, कसरत करिए, धूप अब ज़्यादा मत खाइए, बस उतनी ही खाइए जितनी सुबह सवेरे क्रिकेट मैच खेलने के दौरान लगती है। शुक्रिया, बाय बाय।